बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? Am I audible to you? Everybody, give me a thumbs up if you are able to hear me out, and if you could even see me out. Okay, great. Nice to see you all in the booster batch. Okay, great. So I welcome each and every student जो कि इस बूस्टर बैच में रजिस्टर हुआ है, एंड मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ दैट दिस इज़ अ 5-day रिविजनरी बैच वेयर वी कैन रिवाइज all 5 chapters in just the span of 5 days, राइट? तो हम 4 घंटे की क्लास मान के चलते हैं पर डे की, यानी कि मैक्सिमम 20 आवर्स में हम पूरे का पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को रिवाइज कर चुके होंगे. अच्छा, ऐसा कोई है जो पहली बार एसएम पढ़ रहा है और उसने बूस्टर बैच में रजिस्ट्रेशन कराया है? एनीवन है कोई ऐसा महानुभाव जिसने सीधा, मतलब रेगुलर फास्ट ट्रैक नहीं, सीधा बूस्टर में आके उसने रजिस्ट्रेशन कराया हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि भाई मैं तो सीधा बूस्टर पढ़ के काम चला लूँगा. चलो ठीक है, शुक्र है ऐसा कोई नहीं है. सो सबसे पहले आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ द थिंग्स विल बी डन, एंड मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. 10 मिनट लूँगी आपके कि क्या क्या हम करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, वो सब मैं आपको बता देना चाहती हूँ. आर यू गाइस रेडी? चलो रेडी हो. सबसे पहले तो मुझे देखो, यहाँ पर मैं अपनी किताब खोल के बैठी हूँ, तुम लोगों को अपनी किताब खोलनी है. कौन सी? जो हमारी हैंड रिटन नोट्स हैं वो वाली आपको मैं बोल रही हूँ, वो आपको खोल के बैठना है. आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम लोग सबसे पहली बात ये है कि हम लोग करने वाले हैं ऑल आवर प्रिपरेशंस फ्रॉम आवर सो कॉल्ड हैंड रिटन नोट्स. तो ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके अंदर से हम सारा का सारा रिविजन करने वाले हैं. ओके ओके, बच्चा कहता है कि मैम क्या हम ऊपर से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्या करेंगे? सो मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम बूस्टर बैच के अंदर हैं, ठीक है. सो टुडे मैं आपको चीज़ समझाना चाहती हूँ, हम हर चीज़ इन डेप्थ तो नहीं कर सकते. रेगुलर बैच कहाँ जाता है, बूस्टर बैच कहाँ जाता है, राइट? बट हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और सब कुछ ऊपर से करेंगे. ध्यान से मेरी बात सुनना. 11-12 साल से मैं पढ़ाती आ रही हूँ, मुझे ये समझ में आ चुका है कि बच्चे का लैकिंग पॉइंट कहाँ पर है. तो जहाँ लैकिंग पॉइंट है आप लोगों का, वो पॉइंट पे मैं इन डेप्थ जाऊंगी. ऑल्सो जो लर्निंग वाला पार्ट है उस पर मैं इन डेप्थ जाऊंगी. प्लस आईसीआई कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पढ़ाते पढ़ाते कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग ज़रूर जानेंगे कि जो भी हम ये पढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे, मतलब मैं बस बोलती रहूँगी, सत्संग से चल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा. कॉन्सेप्ट हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट, मैम क्या हमारे को कुछ भी लिखना है? द आंसर इज़ नो. जस्ट आपको ये हैंड नोट्स खोल के बैठना है, ठीक है. एंड आलोक राज दैट वुड डू. ओके, एंड आप लोगों को अपने हाथ में, जब आप मेरे से पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई एक कलर का पेन उठा के रख लेना है अपने हाथ में. आप ब्लू यूज़ करें, ब्लैक यूज़ करें, रेड यूज़ करें, वो आपकी चॉइस है. उसके बाद जब आप मेरे से क्लास आज पढ़ लेंगे, इसको आप रिवीजन में लेकर आएंगे, तो आप जब नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो आप दूसरे रंग का पेन इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि मैम ने कौन कौन सी मार्किंग कराई है. मेरी मार्किंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों की मार्किंग से, ठीक है. तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है कि आप क्लास में क्या लेके बैठेंगे? पेंसिल या कोई एक रंग का पेन लेके बैठेंगे, जहाँ पर कि वही पेन, वही रंग आप रोज 5 डेज में मेंटेन करेंगे, ठीक है. मैम क्या हमारे को इस बैच के अंदर कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी होने वाली है? नेक्स्ट, सो गाइस मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ दैट दिस इज अ रिविजनरी बैच. वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस एनी राइटिंग ऑफ द क्वेश्चंस. बट मैम इसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है. तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर इस बात को समझ लिया है कि बिना राइटिंग प्रैक्टिस की दुनिया अधूरी है, तो आपने आधी बैटल तो जीत ली. बट आधी बैटल मैं जितवाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ हूँ. इस बूस्टर बैच के बाद में कुछ और अच्छा आने वाला है, राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पर कर लेंगे. तो पहले रिवाइज करते हैं.
उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स से, कैसे प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चंस को आपके साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगे। तो सॉर्टेड है मामला, बट देरी किस बात की है कि हाँ भाई आपने पढ़ना है, तो 5 दिन मन लगा के आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, मतलब शाम के टाइम आप मेरे पे निकाल दीजिए। नेक्स्ट, मैम हमें क्या कोई होमवर्क भी मिलने वाला है? बेटा होमवर्क ये होगा कि जो मैं आपको मार्किंग कराऊंगी, आपने एक बारी वो उसको क्या कर लेना है, घर जाके रिवाइज कर लेना है। आपकी रोज की क्लास 4 घंटे की रहने वाली है, तो 4 घंटा आप उसे क्या कर लीजिए, रोज घर जाके 4 घंटे तो लगेंगे नहीं, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने के लिए, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपके पार्ट से है तो मुझसे पूछिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर पार्ट? कोई है क्वेश्चन? Excuse me, ma'am. Good evening. यस अनन्या। Ma'am, actually, I couldn't join on time due to some issues. So, can you please repeat if I missed something? नथिंग मेजर, इट वाज जस्ट, आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि हम लोग रोज पढ़ने वाले हैं और आपको रिविजन करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस एक मोटिवेशन की डोज थी। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, हाँ, thank you. चलो। और किसी बच्चे का कोई भी पार्ट है जो पूछना चाहता है मुझसे? देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को ना ये 2 वे कम्युनिकेशन वाली क्लास रखनी है। मेरे को तो एसएम में सब आता है, तुमको कितना आता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, पास होना है ना। सबसे पहले बताओ आप में से मई वाले कौन कौन से हैं, रेज योर हैंड। मई वाले कौन कौन से हैं भाई? मैक्सिमम सारे मई वाले ही हैं। ओके, सारे मई वाले ही हैं। ओके, इनमें से आप लोगों में से ऐसा भी कोई है जिसका री अटेम्प्ट हो, पहले कोई दे चुका है या कोई दिक्कत हो? ऐसा भी है। ओके ठीक है, तो अब ये आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए ना, तो अब हम इसको अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एग्जाम। क्या बोलेंगे, हमारा एग्जाम है। अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट तो चीज ही नेगेटिव है कि लगेगा ही ना, अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमारा अब एग्जाम है। और मई 25 में हमें क्रैक करना है, बात खत्म, कुछ भी हो जाए हमें करके दिखाना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप में से थ्योरी किस किस की खराब है या वीक है? तो मैं ध्यान दे दूंगी, हाँ भाई इनकी थ्योरी जो है वो गुल है, तो मैं ओके ठीक है। ठीक है, ऋतिक कह रहा है आपने दिल का क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। दर्शन की भी, अच्छा चलो ठीक है। वैसे इस मामले में ना बॉयज के हाथ ज़्यादा खड़े होते हैं थ्योरी वीक के मामले में ना, है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो थ्योरी क्वीन का साथ होगा, आपके साथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिद्धांत मगू, मैम गुडीज भी मिलेंगी क्या? बताओ बेटा, यहाँ मैडम के नवरात्रे चल रहा है, इन्हें गुडीज की पड़ रही, बताइए। चलो गुडीज ये होंगे, आपको गुड 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 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ओके चलो, आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ चाहती हूँ, आपके पास जो मेरी हैंडमेड किताब है, या अगर अभी एज ऑफ नाउ नहीं है तो एक स्मॉल पेपर ले लीजिए। ठीक है, एंड आपको बस मैं अभी एक टास्क दे रही हूँ, आपको परफॉर्म करना है जस्ट अभी, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किताब है तो किताब के ऊपर फर्स्ट पेज खोल लीजिए, आपका जो फर्स्ट पेज होगा वो ये होगा। ठीक है, यहाँ खोल लीजिए, ये है आपके पास से, ये खोल लीजिए। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपको पता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। अब आपको जितने चाहिए वो तो 50 ही है, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं, बट आप कितना स्कोर कर सकते हैं, आज आप अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ लिखेंगे। जस्ट गिव योरसेल्फ 1 मिनट, एनालाइज, एंड सच्ची सच्ची आप कितना स्कोर कर सकते हैं, जस्ट राइट इट डाउन हियर, यहाँ पर आप लिख लीजिए आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल जो है ना वो नंबर लेके चलिएगा कि हाँ मैम मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, लुकिंग टू योर कैपेबिलिटीज। डन, दर्शन कर चुका है। मैं आपसे पूछूंगी नहीं, दिस इज योर सीक्रेट कि आपने यहाँ पे कितना लिखा है, एंड लेट अस सी कि हम कितना अचीव कर पाते हैं और क्या हो पाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम हर रोज एक चैप्टर को करेंगे रिवाइज। आप सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पता करने वाले हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो कितने चैप्टर्स है बेटा, सिंपल सा जवाब है 5 चैप्टर 5 दिन। ओके
चैप्टर के बारे में जरा जानते हैं, चैप्टर के बारे में जरा जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चैप्टर क्या कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रिलेशन में जो भी बातें हैं, कौन कौन सी बातें होंगी, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशन, स्ट्रेटजीज कौन बनाता है यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी बातें घूम घूम कर कहाँ आने वाली है, चैप्टर नंबर 1 में आने वाली हैं। उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या आएगा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा हमारा एनवायरमेंट का एनालिसिस। बट कौन सा एनवायरमेंट का एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस। पहले बाहर वाली फिर घर वाली, पहले बाहर वाली फिर घर वाली, यानी चैप्टर नंबर 3 किसके बाद आएगा, एक्सटर्नल, पहले बाहरी बातों को कर लेंगे, उसके बाद अंदरूनी यानी इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हम बात कर लेंगे। उसके बाद हमारे के पास आएंगी बहुत सारी चॉइसेस, कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, एक्सपेंशन करें या रिट्रेंचमेंट करें, कुछ ऐसी चॉइसेस देखने को मिलेंगी हमारे को चैप्टर नंबर 4 के अंदर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, 4। तो इस चैप्टर का नंबर कितना है, 4। ये आपको अभी बता रही हूं, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन, उसमें आपको चैप्टर के नंबर, चैप्टर के नाम बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जब हम लॉ पढ़ते हैं, जब हम ऑडिट पढ़ते हैं, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं, एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ब्ला 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 लिखते हैं। बट ऐसा कुछ ऐसे में कभी नहीं देखा होगा किसी ने लिखते हुए, बट हम ऐसा करने वाले हैं। जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे एज पर चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट ब्ला 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 ब्ला। जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए और स्टार्टिंग चाहिए बढ़िया सी धमाकेदार, तो ये काम आएगा। इसीलिए चैप्टर का नंबर नोट कर लेना, और ये आपको बनाएगा दूसरों से अलग, क्योंकि कोई भी बच्चा चैप्टर का नंबर लिख के नहीं आएगा। आप लिख कर आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे इस चीज़ के कि अरे वाह, बच्चे ने चैप्टर का नंबर तक मेंशन किया है, तो इसने प्रिपरेशन कितने अच्छे लेवल की होगी, राइट। चलिए 5वां चैप्टर, आखिरी चैप्टर, स्ट्रेटजी को बना के जेब में थोड़ी रखेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन। तो समझे मेरी बात, इट इज़ वेरी 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 इजी। चैप्टर नंबर 1 में क्या किया, एसएम के बारे में बातचीत कर ली। चैप्टर 2 और 3 में एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लिया। 4 के अंदर हमारे पास स्ट्रेटजी की चॉइसेस आ गई कि भाई कौन कौन सी लगानी है, और अल्टीमेटली 5 के अंदर हमने उसको लगा दिया। चैप्टर की वेटेज कितनी है एज पर आईसीआई, एवरी चैप्टर इज ऑफ इक्वल वेटेज, 10 to 15 मार्क्स का आपका हर एक चैप्टर के अंदर से आएगा ही आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम लोग जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम करने वाले हैं वाया माइंड मैप, ठीक है। तो अगर आपके पास माइंड मैप नहीं है आप बना लीजिए, ठीक है। और माइंड मैप बनाने के लिए वैसे तो यहाँ पर स्पेस दे रखा है मैंने, अगर आपको अलग से स्पेशली बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो हियर गोज विद द माइंड मैप ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो ये हम इसको मैं कहती हूँ माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, पूरे चैप्टर को एक मैपिंग दे देना, मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, इट इज कॉल्ड एज माइंड मैप। तो मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम पढ़ेंगे इन रिलेशन टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग, स्ट्रेटजी का मीनिंग, टाइप्स, एसएम का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एंड लेवल्स। ये हमारा कहाँ आता है, पार्ट ए में आता है। अभी टाइम दूंगी नोट करने का। पार्ट बी में क्या आता है, बाकी सारा पार्ट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज, ये सारा कहाँ आता है, हमारा पार्ट बी के अंदर। सो गिविंग यू 1 मिनट, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने आप लिख लीजिए, 1 मिनट मिलेगा आपको, फटाफट जो भी आप बेस्ट कर सकते हो। जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं एक एक टॉपिक यहाँ से उठाऊंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, फिर
वापस हम माइंड मैप पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दिमाग में क्वेश्चन आपके और आ रहा होगा कि मैम क्या आपको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कराने वाली हूँ? तो देखो बेटा, ये बूस्टर बैच है, ठीक है, यहाँ पर रिविजन करेंगे, हम थर्ली रिविजन करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट करा के नहीं चाहती कि आप कुछ भी रिस्क ले, ठीक है, कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट करा दिया, बट ऐसा भी नहीं कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी नहीं। तो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट रिलीज होगी, मैं आपको बकायदा इम्पोर्टेंट बताऊंगी, बट हम रिवाइज सारा करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। चले शुरू करें। एवरीबॉडी ऑन द फ्लोर, मेक सम नॉइस, कर ले शोर, आजा दीवानेपन की है दौड़। एवरीबॉडी, चलिए। सो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कितने पार्ट करे मैंने इसके? 2 पार्ट करे हैं। हमारा टारगेट, सबसे पहला टारगेट, 1.5 घंटे के अंदर थरली हमारे को पढ़ना भी है और थरली हमें याद भी करना है। क्या? पार्ट नंबर ए। तो आर यू गाइज रेडी? फटाफट से यस, गिव मी अ हाई फाइव, दिस विल बी अ प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड टू मी दैट 1.5 घंटे के अंदर अपन करने वाले हैं पूरा पार्ट ए। आर यू गाइज रेडी? चलिए बेटा, सो पार्ट ए के अंदर सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट ए है। पहले उसने क्या बोला? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट शब्द को उठाया और बोला कि भाई मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो आ जाइए, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट को वैसे तो बहुत सारी चीजों से डिफाइन किया गया है, बहुत सारे ऑथर्स आए, बहुत सारे ऑथर्स गए, बट हमारा आईसीआई करिकुलम के अंदर मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन दे रखी हैं। पहली डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग ये वाली होगी जो बचपन से भी तुम पढ़ते आ रहे हो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये होते हैं हमारे फंक्शंस या फिर हमारा प्रोसेस, जिसके अंदर क्या आता है? वही पुरानी बातें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बात की गई है किसकी? फंक्शंस की, प्रोसेस की। और ये फंक्शंस क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फंक्शंस वर्ड हर कोई लिख कर आएगा, बट इसके आगे प्रीफिक्स क्या लगाया हुआ है? इंटर रिलेटेड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक बच्चा जो 20 नंबर लाता है एसएम में, एक बच्चा जो 40 नंबर लाता है एसएम में, फर्क किस चीज का होता है? कीवर्ड्स का। आप लिखोगे मैनेजमेंट रेफर्स टू द फंक्शंस ऑफ या प्रोसेस ऑफ, एक अच्छा बच्चा क्या लिखेगा? इंटर रिलेटेड फंक्शंस, यानी कि वो बता रहा है कि ये फंक्शंस क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक का असर दूसरे पे पड़ता है। अब बात समझ में आई? तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये मैं आपको साथ साथ मार्क कराती रहूंगी। चलिए, सेकंड मीनिंग क्या है? सेकंड मीनिंग है वो जो आप ऑडिट और लॉ में पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं? मैनेजमेंट अलग होता है और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, पढ़ते हो ना। मैनेजमेंट अलग होता है जो कंपनी को चलाता है, तो वही मैनेजमेंट को यहाँ पर बोला गया इन द फर्स्ट डेफिनेशन, इनको बोला गया KMPs। KMPs की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, किसी को पता है क्या? मैनेजरियल पर्सनल। क्या बात है। इसके अंदर 5 लोग भी आते हैं, जैसे कि कंपनी के CEO, CFO, कई बारी कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह भी, राइट। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या है? देखो, हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी उसको चलाने के लिए क्या माने जाते हैं? इंचार्ज माने जाते हैं। तो पहली डेफिनेशन समझ में आई, दूसरी डेफिनेशन समझ में आई। अब जब ये चलाएंगे कंपनी को, तो कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? रिसोर्सेज। इसका यूज कम से कम एसएम में 10 जगह है। क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्सेज क्या है? कम, और मन्नतें क्या है हमारी? 1000। तो बेचारे ये रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और हमारी चॉइसेस, हमारी जो हम चाहते करते हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा?
इनको इनको अच्छे तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। क्या ये बात आप नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। बट इन रिसोर्सेज में कौन कौन आएगा, यहाँ पर आती है हमारी मेन बात। पहले ये रिसोर्सेज दूसरे थे मैट के अंदर, अब ये रिसोर्सेज दूसरे हैं। अब रिसोर्सेज का निमोनिक है MMMT, मटीरियल, मनी, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी। पहले ये दूसरे थे, पहले M⁴ या 5 चलता था, अब ये टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड कर दिया है। याद करने के लिए टेक्निक दे सकती हूँ। क्या आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी है? कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते हो, पहला क्या आता है? मटेरियल, फिर क्या आता है? लेबर यानी मैन पावर, उसके बाद सारे ओवरहेड्स यानी कि मनी लगेगा आपका। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। और नेक्स्ट इज लास्ट इज टेक्नोलॉजी, जो कि मेन इसका पार्ट इंक्लूड हुआ है। So I am done with the mnemonic of the resources. Now examination tip. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जब भी आप अपना आंसर ड्राफ्ट करते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्पेशली बॉयज, कि जब हम ड्राफ्ट करते हैं ना, हमारा क्वेश्चन का आंसर तो एक पेज में सिमट के रह जाता है, हम कैसे करें? तो जब भी आपको वर्ड यूज करना है रिसोर्सेज, वहां पर आप रिसोर्सेज को इलैबोरेट करें। रिसोर्सेज विच इंक्लूड मैन पावर, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, और फिर अपने आंसर को कंटिन्यू करें। दिस वे यू आर गोना एक्सपैंड योर आंसर एंड फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मुझे अच्छे से आंसर लिखना आता है। अब जो लास्ट ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन मार्क कर लीजिए बेटा, MCQ के लिए। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंस एंड करेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। और इसके नीचे यहाँ स्पेस गिवन है, यहाँ लिख दीजिए SS इज डिपेंडेंट ऑन CC, यानी कि पहला एस क्या है? सर्वाइवल, कंपनी की सर्वाइवल, कंपनी बड़ी होगी, सक्सेसफुल होगी, किस पे डिपेंड करता है? हमारे मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस पे और हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टर पे। अगर हमारे मैनेजमेंट का कैरेक्टर ढीला है तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है। कैरेक्टर ढीले का मतलब क्या है? बैठे आराम से, हाँ जी सर लेबर काम नहीं कर रही है, अरे कोई बात नहीं, जिंदगी जी लेने दो अपनी। ये क्या है? मैनेजमेंट का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव से कंपनी आगे बढ़ेगी, नीचे गिरेगी? नीचे गिरेगी। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। डैश एंड डैश ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द डैश एंड डैश ऑफ द मैनेजमेंट। कहीं से भी कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। एक बात और यहाँ पर एग्जाम टिप, पहले सर्वाइवल आएगा फिर सक्सेस आएगी। कंपनी पहले सर्वाइव करेगी ना, अगर मैं इंडस्ट्री में आती हूँ तो पहले सर्वाइवल की कोशिश करूंगी, उसके बाद सक्सेसफुल होने की कोशिश करूंगी ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी उल्टा सीधा कर सकता है कि मान लो आपको ऑप्शन ए दे दिया सर्वाइवल एंड सक्सेस, और ऑप्शन बी दे दिया सक्सेस एंड सर्वाइवल, तो राइट आंसर क्या होगा? ए। समझे? तो ये आपको समझना है। पहले इंसान सर्वाइव करेगा, मुश्किल से सर्वाइव करता है, फिर सक्सेसफुल होने की बात करता है। ओके, यहाँ पर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस समझते हो ना? कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंट होना। जैसे कि क्या एक माइनर कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। गॉट इट? तो ऐसे ही मैनेजमेंट क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ऐरे गहरे न तो गहरे नहीं होने चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई। मैनेजमेंट के दो मीनिंग कौन कौन से थे? KMPs एंड प्रोसेस एंड द फंक्शंस। अब आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का क्या मीनिंग है? अगेन स्ट्रैटेजी के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे लोग आए, दिग्गज लोग, वो बहुत सारे मीनिंग देके चले गए, बट हमारे को कौन सा मीनिंग करना है जो ICAI के मैट में गिवन है? सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपने कौन सा लिखना है। तो बेटा जी आपकी मर्जी, जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, उसमें आपको चॉइस दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको कराना चाहती हूँ ये वाला मीनिंग, ये वाला सेकेंड वाला। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई भी तरीका। ये मैंने आपको क्यों कराया? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है। अगर आप पुराने बच्चे हो या पुराने कोई नोट्स रेफर करते हो या फिर आप
टेलीग्राम के पुराने कोई नोट्स रेफर करते हो तो यहाँ पे अपडेट है। ये किसी पहले था, इट रेफर्स टू द वेज टू विन ओवर एनिमी, शायद आपने याद भी कर रखा हो, ठीक है। बट यहाँ पर ये अमेंडमेंट है, ये नया है, इसलिए मैं आपको ये वाला याद करने के लिए भी बोलूँगी। क्या कहता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई भी तरीका जिससे बिजनेस रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड मतलब रिएक्ट करती है टू द एनवायरनमेंट। यानी स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी का मतलब तरीका जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है उस पर क्या करती है? रिएक्ट करती है। एनवायरनमेंट में कोविड हुआ तो हमने क्या किया? तरीका निकाला कि हम ऐसे पढ़ा सकते हैं, तो इसको क्या बोल दिया गया? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? वो तरीका जो कौन अडॉप्ट करता है? बिजनेस। कहाँ रिएक्शन देता है, रेस्पॉन्ड करता है? एनवायरनमेंट को। अब जैसे हमने फंक्शंस के आगे वर्ड पढ़ा इंटर रिलेटेड, अब हम ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्ड एनवायरनमेंट आएगा तो एनवायरनमेंट के आगे आप क्या लिख कर आओगे एग्जाम के अंदर? डायनामिक एंड हॉस्टाइल। ये क्या होता है इसको समझेंगे, ध्यान रखो। देखो आलोक पूछ रहे कितना पुराना। देखो बेटा आलोक, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आजकल तो लोग पुराने नोट्स पर भी ना नया वाला अटेम्प्ट का वो स्टैंप डाल के वो दे रहे टेलीग्राम पे, तो मैं बता नहीं सकती ना कि कितना पुराना, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये नया है, आपने ये करना है, आपने पुराने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन मिलेगा, पुराना भी लिखा होगा और नया भी लिखा होगा। तो ऐसे आजकल टेस्ट कर रहा है कि बच्चे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं या अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, जो स्पेसिफिकली मई 25 में फर्स्ट टाइम हो रहा है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है कि आपके स्टडी मैट के अंदर केस सिनेरियोज, यानी वो जो अनसेन पैसेज आता है उस पर बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, नए नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पता है आपको ये चीज़ें? तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, जो हमारा एमसीक्यू है, वो हमने अपडेट कर रखा है। तो अगर आपके पास हमारा है एडिशन नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू बुकलेट अगर आपके पास हमारी है तो उसमें तो अपडेट किया हुआ है। अगर आपके पास कुछ पुराना है तो उसमें नहीं होगा, या फिर किसी और फैकल्टी का है तो अगर आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जब भी कुछ नया निकालता है तो अगले 2 अटेम्प्ट उस चीज़ के लिए डेंजर में आ जाते हैं, उसमें से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे हो? तो अगर आपके पास में क्वेश्चन बैंक का एडिशन नंबर 2 नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू बुकलेट स्पेसिफिकली, एमसीक्यू बुकलेट तो आप मतलब मैंने एमसीक्यू बुकलेट में डाल दिया है, मेरी एमसीक्यू बुकलेट अगर मैं दिखाऊं तो उसके अंदर आपको जो इंडिविजुअल वाले एमसीक्यूज हैं वो भी मिलेंगे और अनसेन वाले पैसेज वाले एमसीक्यूज है तो वो भी मिलेंगे। तो एटलीस्ट आप एमसीक्यू बुकलेट तो आप ऑर्डर कर ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो स्टडी मैट उठा लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं होते हैं सॉल्व मुझे बताइएगा, मैं एक सेशन देख करके आपके लिए सॉल्विंग भी करा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी नैया बस पार हो जाए, ठीक है? ओके, तो एक बार आप लोग इस संडे बैठिएगा और नए नए जो केस सिनेरियोज ऐड हुए हैं ना स्टडी मैट के अंदर उनको करिएगा, सॉल्व हुए तो बढ़िया, नहीं हुए तो आपके पास सौरभ सर का नंबर है ना, सौरभ सर को संडे को मैसेज कर दीजिएगा कि सर प्लीज मैम से बोलिएगा क्या न्यू वाले केस सिनेरियो करा दीजिए, तो हम आपका क्लास शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? डन, चले आगे। ओके, मैं सवाल पूछती हूँ आगे बढ़ने से पहले, ध्यान से सुनेंगे। मेरे फंक्शंस कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन टू यू, रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं? MMMT, पहला M मनी, पहला M चलो मनी, दूसरा M मैनपावर, तीसरा M मटेरियल और T से टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग पर्सनालिटी, चेंज का सिंबल होता है ट्रायंगल, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा हो तो, ठीक है, 10 तक तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब सेकेंड वर्ड आता है बेटा हॉस्टाइल, ये वर्ड भी याद रखना है, समझेंगे हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि EIS था पहले, EIS NSM था पहले, उसके बाद EIS को हटा दिया गया, ठीक है, क्या मेरे लिए एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ? द आंसर इज यस। ICI ने मेरा सब्जेक्ट EIS क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अभी मुझे बताओ क्या मुझे तकलीफ होगी?
10 साल से आईटी फिर ईआईएस पढ़ाया, उसके बाद कोई बंदा रिमूव कर दे उसके सामने से, मतलब वो सब्जेक्ट हट जाए तो क्या तकलीफ होगी? द आंसर इज यस। तो मेरे लिए क्या वो चीज़ नेगेटिव है? द आंसर इज यस। बट कई लोगों के लिए वो चीज़ क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है आपके लिए एनवायरनमेंट जब नेगेटिवली रिएक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। मतलब आपकी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है या आपकी कंपनी के लिए हो सकता है, इसको क्या कहते हैं? हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट। अब बात समझ में आई? जैसे कि मैं मेरे घर के लिए हॉस्टाइल थी, मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ाई कढ़ाई करने वाली लड़की, घर के कामकाज से दूर और बस अपना कॉपी किताब खोल के बैठ के पढ़ने वाली। तो मेरे जो भाई बहन थे उनके लिए मैं क्या थी? हॉस्टाइल। भाई तो नाई होती ना अच्छा था। अगर मेरी मतलब तू पढ़ती है ना, तेरी वजह से हमें सुनना पड़ता है कि तू पढ़ रही है तो नालायक तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मेरे भाई बहन को डांट पड़ रही है। तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, इस बात का वो फायदा उठा सकते थे, बट नहीं, इस बात का उनको नेगेटिव क्या असर पड़ता था कि अगर सोनाली दीदी के 90% आ रहे हैं तो इनके क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। समझ रहे हो? तो किसी के लिए एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सकता है और वही एनवायरनमेंट किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो जब वो नेगेटिव बनता है उसको क्या कहते हैं? हॉस्टाइल। क्या कहते हैं? हॉस्टाइल। तो हमारे एनवायरनमेंट का नेचर क्या होता है? डायनामिक होता है, यानी चेंज करता रहता है। और हॉस्टाइल का मतलब ये है कि जब हमारे अनुसार एनवायरनमेंट नहीं है तो हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आई बिलीव कि आपको ये बात क्लियर हो गई है एंड आपको ये वर्ड भी याद हो गया होगा। तो पहला लाइन इसी ऊपर बेस्ड है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है वो तरीका जिससे बिजनेस डिसाइड करती है कि वो अपने डायनामिक और ऑफन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑफन यानी कि आप समझते हैं कि जो एनवायरनमेंट आपके लिए कभी कभी क्या हो सकता है? हॉस्टाइल हो सकता है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये इजी डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगी ये वाली करने के लिए, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड IDD। यानी स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होता है एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, यानी कि लॉन्ग रेंज का मतलब हम सिर्फ शॉर्टर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं कि कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रेंज की। ब्लूप्रिंट का मतलब हमारे दिमाग में नक्शा तैयार है। किस चीज का नक्शा तैयार है? ये ध्यान से सुनना। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड, ये मेन कीवर्ड है। डिजायर्ड, डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब इच्छा। अब सुनना ध्यान से, यानी कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैसी इमेज देखना चाहती हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन पे चलाना चाहती हूं और उस ऑर्गेनाइजेशन को किस डेस्टिनेशन पर पहुंचा हुआ देखना चाहती हूं, वो क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी। मैं चाहती हूं कि आज से 10 साल के बाद में आई शुड बिकम अ पर्सन जहां पर बच्चे थोप के भाव पढ़ने के लिए आ रहे हैं। SM क्लासेस को मैं ऐसे देखती हूँ कि साइंस हो, मैथ्स हो, 8th हो, 9th हो, सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ रहे हैं। ये मैंने मेरी इमेज डिसाइड करी। इसके लिए मैं क्या डायरेक्शन लेती हूँ? मैंने कहा कि मैं अलायंसेस फ्रेम करूंगी सबके साथ में, इन्वेस्टमेंट्स लूंगी, और डेस्टिनेशन क्या है कि मैं कहां पहुंचना चाहती हूं। सो ये है हमारी सेकंड डेफिनेशन स्ट्रेटजी की। एक डेफिनेशन को ऐसे याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं कि 2 के 2 याद करो। ओके, अब आजकल एग्जाम में MCQ के लिए ये एक थर्ड डेफिनेशन है। इसमें MCQ के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने गेम प्लान को यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो स्ट्रेटजी का एक और डेफिनेशन भी है जो कि आपको करके जाना पड़ेगा फॉर MCQ पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रेटजी क्या है? एक गेम प्लान है जो कौन यूज कर रहा है? मैनेजमेंट। सवाल पूछती हूँ, स्ट्रेटजी कौन बनाता है? मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी कौन इंप्लीमेंट करता है? मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी कौन बना के इस्तेमाल करेगा? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है। सेकंड की कीवर्ड है, किस लिए इस्तेमाल करता है? टू, किस लिए इस्तेमाल करता है? निमोनिक लिख लीजिए, टेक ACCA। ये मुझे लगता है कि आपको शायद 2 नंबर के MCQ में देखने को मिल सकता है, तो इसको हम समझ लेते हैं MCQ पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बताओ स्ट्रेटजी क्यों लगाई जाती है? ताकि हम क्या कर सके? टेक द मार्केट पोजीशन, मार्केट में हमारा नाम हो सके।
हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, कॉम्पीट कर सके और ऑपरेशन को कंडक्ट कर सके। बस, तो आपने इतना याद रखना है फॉर योर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। तो इसको याद करने का मैंने आपको टेक्निक दे दिया, टेक ACCA, दैट्स इट। इन डेप्थ नहीं जाना है, एमसीक्यू आने को आ सकता है, नहीं आने को नहीं भी आ सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्ट्रेटजी के बाद ही टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के ऊपर। प्रोएक्टिव रिएक्टिव की हम बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटजी दो प्रकार की होती है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बच्चों को समझ सारा आता है बट लिखने में नहीं आता है, ठीक है। ओके, एक और चीज़, अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था Jan 25 का, उसके अंदर प्रोएक्टिव रिएक्टिव के ऊपर क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन का आंसर आपने अगर हमारा क्वेश्चन बैंक लिया हो तो हमारे क्वेश्चन बैंक तो जस्ट जब एग्जाम हो जैन में तो हमने फैब में देने शुरू कर दिए थे क्वेश्चन बैंक एडिशन नंबर 2। तो वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी ड्राफ्ट करके डाल दिया था, जबकि ICSE ने सजेस्टेड आंसर्स अभी कुछ टाइम पहले ही दिए हैं। तो हमने ड्राफ्ट जब करा ना तो उस ड्राफ्ट में क्या आंसर था, द आंसर वॉज दिस, एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो बच्चे को प्रोएक्टिव रिएक्टिव समझ में आता है बट वो पूरा नहीं पढ़ता है, प्लस उसके पास कंटेंट नहीं होता है। तो आइए कंटेंट को याद करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मई एंड सितंबर दोनों के लिए ना के बराबर इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है, फिर भी करना ही है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, वी आर द फर्स्ट मूवर। जैसे कि जो आप ये हैंडमेड नोट्स पढ़ रहे हैं, आई एम द फर्स्ट मूवर इनटू द CA इंडस्ट्री फॉर लॉन्चिंग दीज नोट्स। अब अगर मुझे फर्स्ट मूवर बनना है, तो किसी भी चीज का फर्स्ट मूवर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो अगर मुझे फर्स्ट मूवर बनना है तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। नोट्स लिखने चल दी मैं, एक्सपीरियंस है नहीं जरा सा भी, कोई बात है भला, नहीं। नो हाउ, उस बात की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज का निमोनिक क्या था, MMT MMT तो मेक माई ट्रिप हो जाएगा बेटा। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। सुनो, मुझे पता था, इस हैंडराइटिंग को देखो बॉयज, तुम तो स्पेशली देखो ये हैंडराइटिंग, क्या तुम्हें चांद सितारे जैसे चमकती हुई नजर नहीं आ रही है ना। तो मेरी हैंडराइटिंग मेरी स्ट्रेंथ थी और मेरी टाइपिंग स्पीड मेरी वीकनेस थी। स्टार्टिंग में हमारे पास में टीम तो नहीं होती है, आपको बच्चों के लिए नोट्स खुद ही टाइप करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मेरी टाइपिंग्स की तो माशाअल्लाह, मतलब मैं जल्दी लिख लेती थी बट मैं जल्दी टाइप नहीं कर पाती थी। तो मैंने मेरी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को क्या कर लिया, समझ लिया और इसी से क्या डिराइव किया, एक प्रोडक्ट डिराइव किया। अगर मेरी हैंडराइटिंग खराब होती और मैं लॉन्च करने जा रही हूँ हैंड रन नोट्स तो आप हंस लो पहले आराम से, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। नेक्स्ट इज कंपटीशन कैपेबिलिटीज, यानी कि आपके अंदर, आप ध्यान से सुनिएगा, आप कॉम्पिटेंट तो हैं बट आपको वो करने के लिए आप केपेबल भी होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एक मेजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, द आंसर इज यस, बट अभी उसको बुखार है तो क्या वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कैपेबिलिटी का मतलब आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उस काम को कर भी लो। गॉट इट। तो बताओ मुझे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको प्रोएक्टिव मूवर बनना है तो मेरे साथ बोलेंगे क्या क्या चाहिए आपको। पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फिर क्या चाहिए आपको, नो हाउ चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लगाने के लिए रिसोर्सेस होने चाहिए और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। 1 मिनट दे रही हूँ, 5 पॉइंट गट करके डाइजेस्ट में डाल, यहाँ स्टमक में डाल लो जल्दी, 1 मिनट दे रही हूँ।
शीतल सबसे पहले तुम मुझे सुनाओगी 5 पॉइंट। Company's experience, know-how, resources, देख के तो कोई भी बता देगा, आंखें बंद करो पहले। हाँ हाँ आप बताओ। जल्दी बताओ। Ma'am, company's experience, know-how, resources, strength and weakness, competition capabilities. बट ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं।